अमेरिका संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और समझौतों से बाहर निकल रहा है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर के बाद हुआ, जिसमें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज भी शामिल है। इसमें 66 लगभग ध्यान रखिए 66 संस्थाएं शामिल हैं, जिससे अमेरिका ने बाहर निकलने की बात कही है। इसका अर्थ है कि यूएसए ने 66 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, एजेंसियों और आयोगों से अपना समर्थन और फंडिंग निलंबित कर ली है। ये संस्थाएं कौन कौन सी हैं और कौन सी संस्थाओं का खासा असर पड़ने वाला है, आज के सेशन में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। साथ में जानेंगे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में और उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जिसके बारे में जानना आज जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स, जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इसमें जनरल स्टडीज के लगभग सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट, ये सब कुछ मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए में। यानी आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की तैयारी हो रही है, सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं इतनी कम फीस में। इसके अलावा ये आपको तीनों मोड्स में मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश। यानी इसकी जो फाउंडेशन बैच है वो आपको हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा और इंग्लिश में मिलेगा। इंग्लिश मींस आपको क्लास कराई जाएगी हिंदी में और नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। मान लीजिए आपने ये कोर्स खरीद लिया और फिर आपका मन करता है कि आप दृष्टि के सेंटर में जाकर ऑफलाइन क्लास करें, तो आप किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर अगर आप ऑफलाइन क्लास करेंगे तो ऑफलाइन क्लास की फीस में इस फीस को भी एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब कि ये कोर्स मिल रहा है आपको बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चूंकि फाउंडेशन बैच भी अभी ही शुरू हुए हैं। कॉल कर लें 8750187501 पर, या फिर अगर आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हैं तो दृष्टि लर्निंग ऐप में आप कोड यूज कर सकते हैं गीत। जैसे ही आप ये कैपिटल लेटर में गीत लिखेंगे आपको इस फीस में भी कंसेशन मिल जाएगा, यानी ये इसमें भी थोड़ा आपको डिस्काउंट मिलेगा। नंबर में कॉल करेंगे तो हमारी टीम आपसे क्वायरी के बारे में, इनसे रिलेटेड जो भी आपकी जानकारी चाहिए होगी वो आपको मिल जाएगी। अगर आपको कोर्स खरीदना है तो दृष्टि लर्निंग ऐप में जाकर कोड यूज करके आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। हमारी आज की खबर संबंधित है अमेरिका के एक बहुत बड़े कदम से। जैसा कि हमने बात की, ये लगभग 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, एजेंसियों और आयोगों से अमेरिका ने अपना समर्थन ले लिया, अपनी फंडिंग निलंबित कर ली। और अमेरिका उसमें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, पेरिस एग्रीमेंट, कई सारी लेबर से जुड़ी संस्थाएं भी शामिल हैं, यानी श्रम से जुड़ी संस्थाएं शामिल हैं। और अधिकांश उसमें जो संस्थाएं हैं वो यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। ये कौन सी है, आज के सेशन में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ध्यान रखें राष्ट्रपति ज्ञापन के माध्यम से, राष्ट्रपति ज्ञापन यानी प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम के माध्यम से यह निर्णय लिया, हस्ताक्षर करके 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का फैसला ले लिया। इसमें ध्यान रखें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन शामिल है। ये कौन सा सम्मेलन है, जो 1992 में हुआ था। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन भी कहते हैं, कई बार हम इसे पृथ्वी सम्मेलन के रूप में भी जानते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और इसमें लगभग सभी देश शामिल हैं, लगभग सभी देश इसके सदस्य हैं। और इसी के भीतर आता है पेरिस समझौता। तो ध्यान रखें कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत ही, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, इसी के अंतर्गत आता है पेरिस समझौता। ये संबंधित है 1992 से, जिसमें UNFCCC किसमें आया था, अस्तित्व में आया था। जैव विविधता के बारे में भी यहीं पर चर्चा हुई थी। यही वो सम्मेलन है जो बात करता है ग्लोबल क्लाइमेट के गोल को लेकर। ठीक है, तो ये काम करता है किससे लेकर, ध्यान रखें ग्लोबल क्लाइमेट गोल को लेकर काम करता है, जिसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट निर्धारित की गई थी कार्बन उत्सर्जन की। इसी के बाद दरअसल ये मुद्दे सामने आए थे कार्बन उत्सर्जन वाले। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने को लेकर, इस निपटने को लेकर जो मुद्दे सामने आते हैं वो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं।
ये कदम इसलिए और ज्यादा बड़ा माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका खुद सबसे बड़ी कार्बन उत्सर्जक देशों में शामिल है। तो जब खुद कोई देश सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाए तो ऐसा माना जाता है कि विश्व भर के सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक देशों में जिसने सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन किया है वह है अमेरिका। यानी आज बड़े उत्सर्जक देशों में अमेरिका का हिस्सा है। अब तक का सबसे बड़ा कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भी अमेरिका ने ही किया है, यानी पूरे विश्व भर का लगभग 24%। ऐसे में अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना एक बहुत रिग्रेसिव कदम के रूप में देखा जा रहा है। तो वैश्विक अब जरूरी क्या है कि उसे और आगे सामने आकर अपने उत्सर्जन की भरपाई करनी चाहिए थी, वैश्विक उत्सर्जन में योगदान को कम करना चाहिए था। अकेले 2024 में ही इसने अपने वैश्विक उत्सर्जन में लगभग 12.7% की भागीदारी दिखाई थी, अकेले 2024 में। ऐसे में इतनी महत्वपूर्ण संस्थाओं से बाहर निकलना काफी रिग्रेसिव कदम के रूप में देखा जा रहा है। ध्यान रखें, आईपीसीसी यानी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, आईपीसीसी, ये भी इसी के अंतर्गत निकलकर सामने आया था। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत ही आया था, जो वैश्विक जलवायु शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करता है, और अमेरिका इस दोनों से लगभग बाहर हो गया है। ठीक है, अमेरिका ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है जो यूएनएफसीसीसी से बाहर निकला है। तो इसलिए इसे लेकर और ज्यादा लोग चर्चा में हैं। और कौन सी संस्थाएं हैं जिससे अमेरिका ने बाहर निकलने की बात कही है, हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान रखें, ये कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं, हमने 66 के नाम नहीं लिखे हैं, कुछ प्रमुख, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस से भी अमेरिका ने बाहर निकलने की बात कही है, जो भारत और फ्रांस की पहल है, जिसे पीएम मोदी ने और फ्रांस के राष्ट्रपति ने 2015 में लॉन्च किया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस से बाहर निकलने के बाद भारत पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि जो फंडिंग वाली व्यवस्था थी इससे भारत की अपनी ऊर्जा को लेकर, स्वच्छ ऊर्जा को लेकर जो विजन है वह भी प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भारत पर असर में आपको ये नोट कर लेना है। ठीक है, जनसंख्या और स्वास्थ्य संबंधित अगर हम संस्थाओं की बात करें तो यह यूएन पॉपुलेशन फंड से बाहर निकल गया है, जो दुनिया भर में मात्र स्वास्थ्य और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं देता है। तो इससे भी फंडिंग अब क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, ध्यान रखिएगा, प्रभावित होगी। अगर हम संस्कृति और मानवाधिकार से संबंधित संस्थाओं की बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र सांस्कृतिक एजेंसी यानी यूनेस्को से भी बाहर हो गया है। इसने WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की बात कही है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन से निकलने की बात कही है, और हम बात करें फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए जो यूएन एजेंसी है, इनसे भी बाहर निकलने की बात अमेरिका ने कही है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर एंड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर से जुड़ी संस्थाएं, कई कला संस्कृति और विज्ञान से जुड़ी संस्थाएं, इससे भी अमेरिका ने बाहर निकलने की बात कही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैश्विक लेवल पर। वैश्विक देशों की यदि हम प्रतिक्रिया की बात करें तो यूएसए ने जो ऐसा किया है, इसके बाद कई देशों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन ने कहा कि काफ़ी रिग्रेट है उसे इस बात का कि अमेरिका इससे बाहर निकल रहा है, क्योंकि इससे वो जो उनके अपना खुद का पैनल है उसमें अमेरिका का इन्फ्लुएंस भी कम होगा। ठीक है, यूएसए हमेशा से एक ग्लोबल क्लाइमेट बातचीत में आगे रहा है, उसने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसने पार्टिसिपेट किया है, चाहे एमिशन टारगेट्स को लेकर हो, चाहे फाइनेंस कमिटमेंट्स को लेकर हो, चाहे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर हो। ऐसे में अब उसका इन्फ्लुएंस भी कम होगा, और वो जो प्रॉपर उनकी जो टेबल है बातचीत वाली, नेगोशिएशन टेबल जिसे कहते हैं, ऑफिशियल नेगोशिएशन टेबल, अब वह उससे भी बाहर हो गया। ध्यान रखें, नेगोशिएशन टेबल अब वह उससे भी क्या हो गया है, बाहर हो गया। तो चाहे अब आप फाइनेंशियल कमिटमेंट की बात करें, एमिशन टारगेट की बात करें, एमिशन टारगेट, फाइनेंशियल कमिटमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इस सब से अब अमेरिका क्या हो गया, पीछे हो गया, या आप कह सकते हैं बाहर हो गया। ठीक है, तो वैश्विक प्रतिक्रिया तो यही आई है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन में अब यूएसए का प्रभाव कम होगा, विश्व पर उसका प्रभाव कम होगा। हालांकि अमेरिका अभी भी कुछ ऐसी संस्थाओं में जुड़ा हुआ है जो चीन को, उसके मतलब आप कह सकते हैं कि जिसमें चीन है, और चीन के ऐसे कई सारे मैरीटाइम से संबंधित कई क्षेत्र हैं जो उसके विकल्प के रूप में है दूसरी दुनिया में, तो उसमें वो जुड़ा हुआ है ताकि चीन आगे ना निकल पाए। लेकिन ऐसे में बाकी जो संस्थाएं हैं इनमें चीन जैसे देश आगे आएंगे और वो पार्टिसिपेट भी करेंगे। बात करें अमेरिका ने ऐसा क्यों किया है,
तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार ये अनावश्यक संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं अनावश्यक हैं, ये पैसों की बर्बादी करती हैं और खराब तरीके से संचालित होती हैं, इसलिए अमेरिका ने ऐसा किया। इसका मतलब कि ये अमेरिका फर्स्ट जो पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका फर्स्ट, ये उसी के अनुरूप काम करना चाहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकलने की बात कही थी, बाद में दूसरी सरकार बनी और उन्होंने उसे वापस कुछ संस्थाओं में वापस शामिल हुए थे, ये ध्यान रखें। इसके अलावा कहा जा रहा है कि संगठन वोक है, विविधता और जलवायु जैसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने माफ कीजिएगा, ये संस्थाएं ज्यादा ध्यान देती हैं जलवायु मुद्दों पर, जबकि और भी ज्यादा मुद्दे हैं जिन पर उन्हें ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा कहा है अमेरिका ने। ये अमेरिका की संप्रभुत्व की जब बात करते हैं कि अमेरिका अपने लिए सबसे पहले सोचता है, इसीलिए अमेरिकी फर्स्ट जो पॉलिसी है उसके बारे में चर्चा की गई। तो इसमें अमेरिका का विदेश मंत्रालय ने क्या कहा कि अमेरिका की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम करती हैं, इसलिए हम इन संस्थाओं से बाहर हो रहे हैं। कुल मिलाकर इनका मात्र एक चीज ही कहना है, ऑफिशियली इन्होंने कहा है कि अमेरिका का पैसा केवल अमेरिका और अमेरिका के हितों के लिए काम में आएगा। ऐसी संस्थाएं जहां पर केवल अमेरिका का हित शामिल नहीं है, वहां हम डायरेक्ट खर्च नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये प्रमुख कारण है, ध्यान रखें। बात कर लेते हैं जलवायु वित्त पर, इससे क्या असर पड़ने वाला है। जलवायु वित्त पर देखिए क्या है, जितने भी विकसित देश हैं उन्होंने अपना कार्बन इमिशन कर लिया, वो एक डेवलपमेंट की एक निश्चित स्टैंडर्ड पर पहुंच चुके हैं। लेकिन जो विकासशील देश हैं वो आज भी लगातार काम कर रहे हैं, उनका इतना कार्बन उत्सर्जन भी नहीं है जितना कि विकसित देशों का। इसके बाद भी अब जब विकसित देशों की बारी आती है कि उसकी भरपाई करें, वो संतुलन पैदा करें, अनुकूलन पर लेकर आए, उसके लिए फंडिंग की बात की गई है, वैश्विक फंडिंग देने की बात की गई है। अब ऐसे समय में अमेरिका का पीछे होना जलवायु वित्त पर एक नकारात्मक प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है। तो वह पैसा है जो विकसित देश विकासशील देशों को जलवायु में मदद करने के लिए देते हैं, वैसे में इनका हटना यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड आदि में फंडिंग मिलने में अब क्या होगी, दिक्कत होगी। दूसरा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत दिए गए जो वित्तीय वादे हैं, उन वित्तीय वादों को कहीं ना कहीं अब रोक दिया जाएगा, क्योंकि यूएस की जो क्लाइमेट फाइनेंस प्रतिबद्धताएं हैं वो अभी भी इसमें मौजूद हैं, और ऐसे में यूएस की जो क्लाइमेट प्रतिबद्धताएं हैं, फाइनेंस प्रतिबद्धताएं हैं, वो प्रभावित होंगी। अब अमेरिका नहीं देगा तो इसे भी इसे रोक दिया जाएगा या इसे भी समाप्त कर देगा। ये अमेरिका अब फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, क्यों इनसे टोटली हटने का मतलब ही यही है कि अब ये फाइनेंशियली कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। यूएन की क्लाइमेट फंड्स को भी अब यह, जो कि यूएन है उसका क्लाइमेट फंड है, और उस क्लाइमेट फंड के लिए सभी जो विकसित देश हैं वो फंड देते हैं, फिर उस फंड से विकासशील देशों की मदद की जाती है। यहां पर अब इसमें भी वह फंड प्रोवाइड नहीं कराएगा। इससे जो डेवलपिंग देश हैं जैसे भारत, अफ्रीका या छोटे द्वीपीय देश, उनको मिलने वाला क्लाइमेट फंड क्या होगा, क्लाइमेट फाइनेंस क्या होगा, अप्रत्याशित होगा, बहुत बुरी तरीके से नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, ठीक है। तो जो वैश्विक देशों को अपनी प्रतिबद्धताओं पर तो खरे उतरना ही चाहिए था, अब इसका जितना भी क्लाइमेट इमिशन हो रहा है, खासकर CO2 से संबंधित जो इमिशन हो रहा है, अब उसकी भरपाई करेंगे विकासशील देश, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट के रूप में सामने आ रहा है। यह वैश्विक क्लाइमेट फाइनेंस आर्किटेक्चर पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि यूएस पहले से ही एक सबसे बड़ा दाता देश है, क्योंकि उसने क्लाइमेट फाइनेंस आर्किटेक्चर में काफी दान दिया है, क्योंकि अभी तक उसकी प्रतिबद्धताओं में शामिल था, इतना ज्यादा इमिशन कर रहा था वो। आप सोचिए कि अमेरिका का प्रति व्यक्ति यानी एक व्यक्ति कितना कार्बन इमिशन करता है, ये वैश्विक औसत से बहुत अधिक है। जो वैश्विक औसत है कि इतना करना चाहिए, उससे बहुत अधिक माना गया है, बहुत अधिक। अपने आप में आप समझ सकते हैं कि इतने देश हैं जिसमें केवल अमेरिका का 24% इमिशन है, तो आप समझिए कि कितना बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश होगा वो। और ऐसे में अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे हटना बहुत ही नकारात्मक प्रभाव के कदम के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है। तो अब जब पूरी दुनिया जलवायु संकट से लड़ने के लिए एकजुट हो रही है, तब अमेरिका का यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, पेरिस एग्रीमेंट, विभिन्न संस्थाओं से बाहर निकलना, इन समझौतों से ही नहीं बल्कि भविष्य की जिम्मेदारी से भी पीछे हटना है। आज के सेशन का सवाल देखते हैं। सवाल है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ाना, ऑप्शन बी, वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन से निपटना, ऑप्शन सी, सैन्य सहयोग, ऑप्शन डी, परमाणु ऊर्जा का
विकास। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।